नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। कल मोदी के मंच पर भगवान राम की तस्वीर थी और वोट मांगते वक्त जुबान पर राम का नाम था। आज मोदी अपनी रैलियों में कहते नहीं थके कि मैं नीची जाति का हूं और मैं नीची जाति का होकर भी श्रेष्ठ भारत का सपना देखता हूं। यूपी की एक रैली में मोदी ने खुद को दसियों बार नीची जाति का कहकर लोगों की तालियां बटोरी। मोदी ने नीची जाति के अपमान का हवाला दिया, सवाल भी पूछा कि क्या नीची जाति में पैदा होना कोई गुनाह है। अब सवाल यह उठता है कि मोदी को चुनाव के आखिरी दौर में बार बार यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो नीची जाति के हैं। तो सुनिए, दरअसल प्रियंका गांधी ने कल अमेठी में मोदी के हमले का जवाब देते हुए कहा था कि मोदी ने मेरे पिता का अपमान किया है और अमेठी की जनता इस नीच राजनीति का जवाब देगी। शब्दों पर गौर करिएगा। प्रियंका ने कहा नीच राजनीति, मोदी ने मुद्दा बना दिया नीची जाति का। जाहिर है प्रियंका का बयान तो दरअसल बहाना था, मोदी को नीची जाति को मुद्दा बनाना था। अब जब मोदी ने प्रियंका के बयान को अपने अपमान का मुद्दा बना ही दिया तो पूरी बीजेपी सक्रिय हुई। प्रियंका से माफी की मांग हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी अब जाति का कार्ड खेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कर रहा है नीच राजनीति, मोदी या प्रियंका गांधी? और क्या चुनाव के आखिरी दौर में फायदे के लिए अब जाति का कार्ड खेल रहे मोदी? इसी पर बात करेंगे नेताओं से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। नीच की राजनीति है, नीची जात, नीची जात, नीची जात। मैंने नीची जाति में नीची जाति, नीची जात, हम नीच जाति लोगों ने नीच जाति, मैंने नीच जाति के भाई, नीच जाति, हमें नीच होने के टोना मारना बंद कर दी। चुनावी रैली थी, नरेंद्र मोदी वोट मांगने आए थे। संबोधन का मुद्दा चुना नीच राजनीति का, लेकिन यूपी के डुमरियागंज में बोलना शुरू किया तो जुबान से नीच जाति का जुमला 14 बार निकला। अपनी जाति को चुनावी मंच पर उछाल दिया मोदी ने। खुद को नीची जाति की नुमाइंदगी का प्रतीक बना लिया। इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी छुआछूत की कुरीतियों को अपनी इमेज से जोड़ लिया। हम नीच जाति के हिस्से में गाली दे और जातिगत दंश में किसी प्रताड़ित की मुद्रा बनाते हुए अपने शब्दों को पीड़ा की शक्ल दे दी। आपने ये कह दिया ये नीच की राजनीति है। मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? नीची जाति से पहले नीच राजनीति की ये जंग शुरू हुई मोदी के अमेठी दौरे से, जहां मोदी ने राजीव गांधी के गुस्से का एक किस्सा सुनाया था। जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे, राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया। इसके बाद प्रियंका ने पलटवार करते हुए कहा, इन्होंने अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। अमेठी के एक एक बूथ से जवाब आएगा। प्रियंका ने कहा नीच राजनीति, लेकिन मोदी ने मुद्दा बना दिया नीची जाति का। मोदी को जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए। आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। मोदी जिस भाव भंगिमा के साथ भीड़ से संवाद कर रहे थे, उसका असर ये हुआ कि नीची जाति से नीच राजनीति तक की ये जंग देखते ही देखते राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। कांग्रेस और उसके साथियों ने पूरी ताकत से पलटवार किया तो बीजेपी बोली, कांग्रेस मोदी से माफी मांगे। इतनी समझ नहीं है कि नीच राजनीति और जो वो कह रहे हैं उसमें बहुत भारी अंतर है। और समझ में कभी कभी मोदी जी कभी समझने में उनको थोड़ी मुश्किल होती है और कभी समझना ही नहीं चाहते। तो अगर वो पूरे तरीके से जो प्रियंका जी ने कहा उसको सही तरीके से समझते तो शायद वो ऐसा बयान नहीं देते। पिछड़ी जाति से आते हैं दंगा कराने के लिए, कत्ल करने के लिए। पिछड़ी जाति से आते हो दंगा कराने के लिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस किसी व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया है वो पूरे देश से क्षमा मांगे। चुनाव के आखिरी दौर की इस अजीबोगरीब जंग से सवाल उठे कि कौन कर रहा है नीच राजनीति और क्या अब जाति का कार्ड खेल रहे हैं मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो सवाल यही कि नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी रैलियों में बार बार नीची जाति का जिक्र क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने बार बार यह क्यों कहा कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ तो कोई गुनाह नहीं हुआ? क्या नीची जाति का जिक्र करने की जरूरत मोदी को चुनाव के आखिरी दौर में इसलिए पड़ी क्योंकि वो इलाका जहां मोदी रैलियां कर रहे हैं, वो इलाके जहां चुनाव होने हैं, वो मायावती के असर वाला इलाका है जहां पिछड़ी जातियों का जबरदस्त वोट बैंक है? क्या है पूरा मामला, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, नलिन कोहली बनारस से जहां नरेंद्र मोदी का समर क्षेत्र है। उसके बाद हमारे साथ हैं सुदीन भदौरिया, बीएसपी के प्रवक्ता, शोभा ओझा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले नलिन कोहली, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, जरा हिंदी शब्दों को समझना चाहूंगा। मुझे लगता है हिंदी आप भी काफी समझते हैं कि प्रियंका गांधी ने कहा, जो कहा वो मेरे पास है, उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी, इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। नरेंद्र मोदी उसके बाद जो भाषण देते हैं डुमरियागंज में और उसके बाद दूसरा भाषण महाराजगंज में, दोनों भाषण में शब्द सा वही बातें, दोनों भाषण की कॉपी मेरे पास है और उसमें 15-15 बार नीची जाति का जिक्र करते हैं। मैं समझना चाहता हूं, जरा हिंदी समझाइए ज्ञानवर्धन करते हुए कि नीच राजनीति मोदी के भाषण में नीची जाति कैसे हो गया? पहले तो मुझे नहीं पता था कि आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, मैं तो हूं नहीं। नहीं, मैं छात्र हूं, प्रोफेसर नहीं हूं। ये कहना चाहेंगे कि शब्द, हाँ कोई बात नहीं, आप छात्र रहे, हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है मुझे बताइए, नीच शब्द का प्रयोग व्यक्ति या विचार के लिए क्या किया जाता है? मुझे कोई ऐसे उदाहरण है? क्योंकि प्रियंका वाड्रा जी ने कह दिया तो एक अलग विषय हो जाएगा क्या? इस प्रकार का शब्द जब प्रयोग होता ही नहीं है, सबसे प्रासंगिक प्रश्न यही है कि उन्होंने क्यों प्रयोग किया ऐसे? नलिन कोहली, बिल्कुल सही सवाल है, इसका जवाब हम लेंगे कांग्रेस से। नलिन कोहली कि अगर उन्होंने कहा नीच राजनीति, जिसको अगर कहें ओछी राजनीति, लो लेवल की पॉलिटिक्स, इस पर हम जवाब लेंगे कि क्या यह कहना सही था। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा सर, कि अगर मोदी बार बार खुद को नीच जाति का बताकर कि मैं नीच जाति का हूं, नीची जाति में पैदा होना क्या गुनाह है, मेरा श्रेष्ठ भारत का सपना है क्योंकि मैं नीची जाति का हूं, नीची जाति का अपमान मत करो, ये कहकर मोदी आखिरी दौर में बार बार मतदाताओं को बता रहे हैं कि मैं नीची जाति का हूं और मेरा अपमान किया गया। मैं ये समझना चाह रहा हूं नलिन कोहली। मैं बस थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं जवाब देने का, शांति से अगर आप सुन ले जी। मैं इसको बार बार इसी बात को कह रहा हूं, ये शब्द जो है प्रियंका जी ने प्रयोग किया, मोदी जी ने अपने से नहीं किया। प्रियंका गांधी ने नीच राजनीति कहा। नलिन कोहली, यही तो मैं कह रहा हूं, दोनों शब्दों में फर्क है। अरे मैं बोल तो लूं अजीत भाई, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पूरी बात कह दूं, उसके बाद जरूर आप अपनी टिप्पणी करिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, नीच शब्द जो है, आप क्या कह सकते हैं कि कभी भी हमारे कास्ट ड्रिवन सोसाइटी में ऐसे शब्द का प्रयोग ना किया गया होगा? जहां पर हम जब कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, नलिन कोहली, उस पर आप एतराज करते हैं ना नलिन कोहली, उन्होंने उस पर आपका एतराज, उस पर आपका एतराज जायज होता नलिन कोहली, लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को क्या एक भाषण में 14-15 बार खुद को नीच जाति का कहते हुए और नीची जाति का हवाला देते हुए वोट मांगना है? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल नहीं, आप गलत इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो है मोदी जी ने तय नहीं किया कि इस इलाके में जब भाषण पे आएंगे तो वो इस शब्द का प्रयोग करेंगे। ये तो प्रियंका वाड्रा जी से पूछिए क्यों उन्होंने प्रयोग किया, उसका जवाब में वो बोले। चलिए पहले फेज में, जरा जवाब लेते हैं नलिन कोहली, जवाब लेते हैं। शोभा ओझा, गंगू तेली, एक मिनट, गंगू तेली शब्द भी, मौत का सौदागर भी, ये बंदर, घांची, ये सारे शब्द जो है कांग्रेस की उच्च सोच के और वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी से लेकर सबने प्रयोग किया है। शोभा ओझा, चाय वाला नलिन कोहली, हम बात करेंगे, अभी नीची जाति हम है, शोभा ओझा जो है बात करेंगे नलिन कोहली उन मुद्दों पर भी। शोभा ओझा कि अगर प्रियंका गांधी ने यह भी कहा नीच राजनीति, तो मुझे लगता है नीच राजनीति, ओछी राजनीति, लो लेवल की पॉलिटिक्स जब ये भी करते हैं तो किसी को एक तरह से कहते हैं कि वो जो राजनीति कर रहे हैं नीची राजनीति है। यही नलिन कोहली कह रहे हैं। देखिए, जो कल नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जिस तरह की भाषा का उपयोग करा, जिस तरह से जो शहादत पाए हुए राजीव जी के लिए कहा, मनगढ़ंत कहानी कही, तो वो प्रियंका जी ही नहीं, पूरी देश के लोग
समझते हैं कि किस तरह की ओछी राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं मोदी जी, और उसी का अपने ट्वीट के माध्यम से प्रियंका जी ने वही बताया। अब उससे एक कदम आगे चलते हैं। मोदी जी ने जो आज भाषणों में कहा, जब रामदेव ये कह रहे थे कि राहुल गांधी दलितों के घर पिकनिक और हनीमून मनाने जाते हैं, मुझे दुख होता है इस पूरी भारतीय जनता पार्टी पे, और मोदी के जो रामदेव खास सिपा सालार है उनने माफी मांगने की जरूरत नहीं समझी, उन्होंने दलितों से माफी मांगने की जरूरत नहीं समझी, रामदेव को बुला भला कहने की जरूरत नहीं समझी, पर इस नीच राजनीति, जो कि राजनीति शब्द जुड़ा हुआ, उनका कहना था ओछी राजनीति, उस पे मोदी पूरा जाति का कार्ड खेल रहे हैं। शर्म आती है मुझे कि प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट को इस लेवल पे उतर के राजनीति करनी पड़ी कि केवल कुर्सी को हथियाने के लिए वो किसी स्तर पर भी जा। नलिन कोहली जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। नलिन कोहली, शोभा ओझा को जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। नलिन कोहली, दलित, आपने जब दलितों की पहली बात है, और पहली बात जिस स्तर का हमें ज्ञान दे रही है शोभा बहन जी, शोभा जी जो इस बारे में जवाब दे दूं सर? दीजिए, बोलिए। दीजिए, पहले शांति हो जाए तो मैं फिर जवाब दे दूं। बोलिए। तो मैं ये कह रहा था, शोभा जी जो है, बहन जी जो अपना अभी इतना कह रहे थे ऊंचे राजनीति नीचे राजनीति की बात जो कह रहे थे, तो मुझे लगता है थोड़ी इनकी टिप्पणी भी सुन लीजिए। हिटलर, कसाई, बंदर, घाची, नपुंसक, गंगू तेली, ये सारे शब्द हैं। सलमान खुर्शीद, मौत का सौगागर तो सोनिया जी का था। ये सारी बहुत ऊंची सोच की शायद एक राजनीति है। एक बार बताइए ना शोभा जी, देश को थोड़ा सा ज्ञान भी मिल जाए, उसी से ये नीच शब्द भी जुड़ा ही हुआ है। आप इस मुद्दे पे आइए ना कि नलिन कोहली जो आप बोल रहे हैं ना, नपुंसक और बाकी बातें, उस पर हम बहुत बहस कर चुके हैं। अभी मुद्दा ये है कि जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने नीच राजनीति को नीची जाति का और खुद को नीची जाति का बताकर एक तरह से वोट मांगने की कोशिश की। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, एक मिनट, गंगू तेली, और आप ध्यान से बात करिए, आप जो है स्टडी करिए, गंगू तेली शब्द का प्रयोग करना मोदी जी के प्रति क्या दर्शाता है। चलिए नलिन कोहली, लेकिन अब मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। नलिन कोहली एक मिनट, जरा आप दूसरे लोगों से भी सवाल समझता हूँ, उसके बाद आपके पास वापस फिर आएंगे, आपके पास फिर हम वापस आते हैं। सुधीन भदौरिया और उर्मिलेश आपके पास। सुधीन भदौरिया, जरा समझते हैं हम, आप भी हिंदी समझते होंगे, नीच राजनीति को नीची जाति कहना, और जो इलाका है जहां 33 सीट पर जहां चुनाव होना है यूपी में, पूर्वी यूपी में 2 दौर में 7 और 12 को, वहां है उसमें 10 सीटें बीएसपी की है, कांग्रेस की 10, बीजेपी की 4 सीटें हैं, और खासतौर से जहां कल चुनाव होने हैं 15 सीटों में से एक भी बीजेपी के पास नहीं है। एक सीट पर पिछली बार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। तो क्या माना ना जाए कि ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आखिरी दाव जाति का कार्ड खेल रहे, खुद को नीची जाति का नुमाइंदा बता रहे हैं, और एक तरह से विक्टिम प्ले कर रहे हैं अपने को, विक्टिम कार्ड। सुधीन भदौरिया, देखिए, पहली बार हमें पता चला कि नरेंद्र मोदी भाषा विज्ञान के भी बड़े भारी पंडित विद्वान हैं। मैं आपको बतला दूं कि इनका 60 वर्ष से ज्यादा का जीवन हो चुका है, और इसके साथ साथ इनकी पार्टी, जिसके ये स्वयंसेवक हैं और जिस संगठन के ये स्वयंसेवक हैं आरएसएस, हमेशा महाराष्ट्र में महात्मा फूले से लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक को इन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। और आज अचानक इन लोगों के मन में दलितों के लिए और उन लोगों के लिए प्रेम जाग रहा है जिनके बारे में ये कहा गया शूद्र, पशु, ढोर और नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, और इन लोगों के मन में प्रेम जाग रहा है। देश के लोग, खास तौर से वो लोग जिनका शोषण होता रहा हजारों साल से, वो इनके गुमराह करने सुधीन भदौरिया, चूंकि वो इलाका जो है जहां बीएसपी की 10 सीटें हैं, 33 सीटों पर चुनाव होना है, वो तो आप ही के वोट बैंक पर उनकी नजर है, इसीलिए वो बार बार नीची जाति खुद को कह रहे हैं, अपनी एक तरह से जाति। हालांकि आपको बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि एक मिनट, सुधीन भदौरिया, 3 मार्च को मुजफ्फरपुर में भी एक रैली हुई थी मोदी की। पहली बार उसमें मोदी ने कहा था कि बीजेपी को ये लोग बनिया और ब्राह्मण की पार्टी कहते थे, ये पिछड़े जाति के लड़के को प्रधानमंत्री घोषित किया गया तो चौंक गए। पहली बार उन्होंने वहां भी कहा पिछड़े जाति के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, लेकिन बीच में एक दौर आया कि उसके बाद जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आज तो खुलकर कहा। सुधीन भदौरिया,
देखिए ऐसा है, इनका गुमराह करने का जो एक इरादा है उसके प्रति लोग पहले से ही सचेत हैं। मंडल आयोग जब लागू हो रहा था इस देश के अंदर, तब ये हथौड़ा लेके बाबरी मस्जिद तोड़ रहे थे। मंडल आयोग पर इन्होंने घड़ियाली आंसू भी बहाने का काम नहीं किया था। तो इसलिए इनके बारे में पूरे देश के लोग जानते हैं और इनके तमाम जो बड़े बड़े सिपह सालार हैं उनके बारे में भी लोग जानते हैं। ये लोग हमेशा दलित, पिछड़े, महिला और निर्धन लोगों के विरोधी हैं। ये लोग केवल इस देश के कॉर्पोरेट घरानों की नुमाइंदगी करते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इनकी सत्ता आई तो यहां पर इस देश के अंदर कॉर्पोरेट जगत का पूरा चलिए जवाब लेते हैं, उसके उर्मिलेश के पास आएंगे। नलिन कोहली आप सुदीन भदौरिया को जवाब दें, लेकिन साथ में फिर ये कि अचानक नीच जाति का कार्ड खेलना, क्योंकि मुद्दा सुदीन भदौरिया ने भी बाकी बातें की, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को अगर लगा कि प्रियंका गांधी ने जो बातें कही बिलो द बेल्ट है, उसकी निंदा आप सब लोग करते, लेकिन उसको एक तरह से मुद्दे को घुमाकर और उसके बाद अपने पर सेल्फ खुद को विक्टिम प्ले करके ये जाति का कार्ड खेल रहे हैं। और सुदीन भदौरिया ने जो कहा उसका जवाब नलिन कोहली, उसके बाद उर्मिलेश के पास आऊंगा। नलिन कोहली। 3 टिप्पणियां मेरी। पहली बात है, सुधींद्र जी देश की जनता के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो छोड़ दीजिए ना। जनादेश तो अब घंटों में आने वाला है, 10 दिन में जनादेश पूरा स्पष्ट हो जाएगा, तो रुक जाते हैं 16 तारीख तक। इस पर प्रिडिक्शन करने से कोई बात बदलने वाली नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि क्यों आवश्यकता पड़ी, लंबा इतिहास सुना रहे थे, क्योंकि मोदी जी को आज भी, मैं बात कर लूं सर, मोदी जी को कभी भी इन चीजों की बात करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो सिर्फ इन पर ये सारी बातें तब हुई जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए। गंगू तेली मैंने कहा, और ध्यान से करेगा, इसका विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कितना बड़ा ये वाक्य है मोदी जी के अगेंस्ट। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, नीच शब्द का प्रयोग करना ही गलत था, साथ में किस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, जहां चाय वाला कह चुके हैं, तो आप लगातार देखिए ये सारे जो हैं तब कहे जा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन रहा होगा कि ये जो है, हम जो है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति अपनी परिश्रम से ऐसे पिछड़े वर्ग से चढ़ के आज देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार। चलिए नलिन कोहली, फिर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि मोदी को बताने की क्या जरूरत पड़ी। एक बार शोभा आपके पास आने से पहले उर्मिलेश जी, इसमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये आखिरी दौर में डेस्परेशन है, हताशा है, और बीएसपी का जो वोट बैंक है, जो 10 सीटों पर बीएसपी का जिस ढंग से दखल है, क्या उसको एड्रेस कर रहे हैं मोदी? सिर्फ बहाना है कि उन्होंने नीच राजनीति को नीची जाति में कन्वर्ट करके खुद को विक्टिम बता दिया? देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत संक्षेप में मैं बोलूंगा और कृपया बोलने दीजिएगा पूरा, कि ये बहुत वेल क्राफ्टेड स्कीम है और बहुत नियोजित ढंग से वो काम कर रहे हैं। उनको गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। मुझे दुख है कि दूसरी पार्टियां उतनी गंभीर नहीं हैं जितनी वो गंभीरता से अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो उस पार्टी के नेता हैं जिसने मंडल का विरोध किया था, जिसने मंडल के खिलाफ कमंडल उठाया था, और आदरणीय नरेंद्र मोदी उस दौर में रथ यात्रा के संयोजक थे। बहुत ही प्रमोद महाजन और वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण किरदार थे उस रथ यात्रा के, जिसने वीपी सिंह के मंडल की हवा को रोकने की राजनीति की थी और पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। आज वो अगर पिछड़े वर्गों के बड़े शुभचिंतक बन रहे हैं या स्वयं कह रहे हैं कि वो स्वयं पिछड़े या उत्पीड़ित समाज से आते हैं, तो पिछड़े वर्ग की राजनीति और उत्पीड़ित समाज के इन सरोकारों को अब तक वो कहां दबाए छुपाए बैठे थे भाई? हम तो बहुत खुलेआम कहते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, क्योंकि भारत के समाजशास्त्र को लेकर, भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन को लेकर हम लोग भी थोड़ा बहुत सोचते समझते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, तो ये पिछले कई सालों से ये धारा उनकी कहां विलुप्त थी, पहली बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, बात सही है कि बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आम तौर पे आप देखेंगे कि मंडल आंदोलन के दौरान भी यही इलाके थे जो पूरे देश में बहुत ज्यादा आंदोलित हुए थे। दोनों तरह की चीजें सामने आई थी और उसको भुनाने के लिए मैं समझता हूं कि चूंकि अब मतदान है कल, वो लगातार जिस क्षेत्र में मतदान होता है उसके पहले उसी तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन यहां जरूर मैं ये कहना चाहूंगा
कि जब प्रियंका गांधी या कोई भी जो अंशकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बनते हैं कभी कभी के लिए, तो उनसे जब शब्दों के चयन में अगर बहुत सतर्कता नहीं रहेगी तो मोदी जैसे प्रोफेशनल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो मजे हुए खिलाड़ी हैं आपका तिल का ताड़ बना सकते हैं। और ये जो अंशकालिक जो रोल है ना प्रियंका जी का या अन्य लोगों का कांग्रेस पार्टी में, ये दरअसल उसके आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है। देखिए, मैं समझता हूं तुच्छ राजनीति, ओछी राजनीति, मैं समझता हूं कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता होता, मजा हुआ खिलाड़ी होता, तो ये इन शब्दों का प्रयोग करता। दूसरी बात और है कि आप ट्विटर पर कर रहे हो या प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हो, एक ऑफिस होना चाहिए जहां एक एक शब्द को तौल करके पेश किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो नीची राजनीति, ये शब्द एक्चुअली हिंदी में चलता नहीं है और यही राजनीति चलता है, ओछी राजनीति है, तुच्छ राजनीति है, नीची राजनीति नहीं चलता। तो मुझे लगता है शब्द चयन में उनसे असावधानी हुई, लेकिन उनका इरादा निचली जातियों को, पिछड़ी जातियों को, मोदी को नीची जाति का कहना, या मोदी साहब को कहने का कतई नहीं था, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाने की एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो वेल क्राफ्टेड स्कीम की तहत है, उनकी नियोजित योजना के तहत है। शोभा ओझा, प्रियंका गांधी ने भी अगर कहा, इस बीच दर्शकों को बता दें कि मायावती ने एक तरह से प्रियंका गांधी की वकालत की है और साथ में मायावती ने यह भी अभी कहा है कि नीची जाति का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं होता। अगर मोदी नीची जाति के हैं तो वो खुलकर बताएं कि किस जाति के हैं। मोदी घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं, यह मायावती ने अभी कहा। शोभा ओझा, जो उर्मिलेश ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी ने भी नीच राजनीति शब्द का इस्तेमाल किया तो यह भी एक चूक है। अरुण जेटली ने कहा है, हालांकि अरुण जेटली ने उसको वही मोदी के टर्म में कहा है कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए प्रियंका गांधी को। यह चूक हुई प्रियंका गांधी से शब्दों के चयन में। शब्द चयन एप्रोप्रिएट नहीं है, ओछी राजनीति, लो लेवल की पॉलिटिक्स, और इसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जी देखिए, शोभा ओझा, नहीं देखिए, प्रियंका गांधी जी राजनीति में नहीं है, वो अपने भाई और माँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालने जाती हैं और जो रिएक्शन एक नेचुरल गुस्सा था उसका इजहार उनने किया और राजनीति शब्द यूज किया है, धर्म या जाति शब्द नहीं यूज किया है, तो साफ तौर पे दिखता है। और जहां तक मोदी का सवाल है, आपको याद होगा कि जसोदाबेन की याद मोदी को कब आई 40 साल बाद, जब उनका फॉर्म रिजेक्ट होते दिखा इलेक्शन का। अब जाति की याद कब आ रही है मोदी जी को? जब उन्हें वोट की जरूरत है, जब पूर्वांचल के चुनाव चल रहे हैं जहां पिछड़ा जाति का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, तो वहां उन लोगों को एक इमोशनल स्पीच देकर, एक ये बता के कि मैं भी इस जात का हूं, या वो जात का कार्ड ध्रुवीकरण करने के लिए, जाति का ध्रुवीकरण करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ तौर पे दिखाता है कि कुर्सी को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए वो किसी हद तक भी जाने को नहीं। तो कुर्सी को पाने के लिए तो सब लोग राजनीति में है, कोई राहुल गांधी कुर्सी को पाने के लिए तो ऐसा है नहीं। कुर्सी गवा रहे हैं आप लोग, ये अलग बात है, क्योंकि जनता जनादेश आपके खिलाफ हो सकता है, दे दे, लेकिन कुर्सी पाने की राजनीति तो सब लोग कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार गांधी परिवार ठुकरा चुका है, हो गई है, कुर्सी के पीछे भागते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को सोते उठते बैठते सब केवल कुर्सी नजर आ रही है। मोदी जी और गांधी परिवार ठुकरा चुका है, कई बार ठुकरा चुका है। चलिए जवाब लेते हैं। नलिन कोहली संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रेक कर जाना है। नलिन कोहली, सारे हमले आप पर हैं। नलिन कोहली, इस बीच आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि मोदी अगर कहते हैं नीची जाति के हैं तो जाति भी साथ में बता दें। नलिन कोहली भाई, पहली बात तो यह कि इसमें कोई आश्चर्य है ही नहीं, की जाति के हैं, ये गुरु गोलवलकर की है समाजवादी पार्टी और बीएसपी से बची हुई है। फिर देख लीजिए आपका डिबेट है, मुझसे ब्रेक के बाद देने दीजिए। सुदीन भदौरिया, गुरु गोलवलकर संप्रदाय के हैं। एक मिनट जवाब लेते हैं सुदीन भदौरिया। नलिन कोहली बोलिए। नलिन कोहली भाई, मैं एक्चुअली मुझे कहने की कोई इसमें मैं रुकूंगा नहीं। सुधींद्र भाई हमेशा बीच में मुझे टोक रहे हैं, ऐसे डिबेट्स नहीं। चलिए आप अपनी बात रखिए। आपसे निवेदन है, आप उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा है। नहीं, मैं इसको ये लगातार देख रहा हूँ, हर डिबेट में हो रहा है, तो आपसे निवेदन है भाई साहब। चलिए बोलिए, मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद आप जरूर अपनी बात कहिए, जनता मान लेगी। नहीं, मैं क्योंकि रोका, मैं आ रहा हूँ अजीत भाई जी। ऐसा है मैडम, मैं बोल रहा हूं, अब आपने मेरा फ्लो फिर तोड़ दिया। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कह देता हूं, फिर आप जरूर कुछ कहें। जी बोलिए। भाई, मुझे आप सभी रोक रहे हैं, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। शांत हो जाइए, फिर बोल रहा हूं, अपनी बात तो कहिए ना। ऐसा है कि मैं पहली बात स्पष्ट कहना चाहूंगा
सर डिले के साथ दिक्कत होती है, आप भी जानते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप बोलते हैं वो मेरे पास बाद में आता है। शांति प्लीज, मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात जो मैं कह रहा हूं कि ये जो सारी बातें कुर्सी ठुकराने की है, इस पूरे चर्चा में जो भी पार्टियां हैं सब क्या कहते हैं? जब महंगाई की बात होते हैं तो कहते हैं मोदी जी को रोको, जब भ्रष्टाचार की बातें होते हैं मोदी जी को रोको, हर विषय पे मोदी जी को रोको। और जब मोदी जी को इन विषयों पे रोक नहीं पाते तो क्या करते हैं? मोदी जी पर व्यक्तिगत वार। वो व्यक्तिगत वार मैं कह रहा हूं ना, अभी तक हमने सुना नहीं नीच शब्द का प्रयोग जो है कहां किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस पर कोई कह नहीं रहा। इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। मैं कह रहा हूं इसकी निंदा करिए, आप इसके लिए माफी की मांग करिए नलिन, लेकिन उसके बाद अपनी जाति बताकर कि मैं नीची जाति का हूं, नीची जाति का अपमान हो रहा। मैं आपको नलिन बताऊं, दो जगह भाषण दिया मोदी ने, डुमरियागंज और महाराजगंज, दोनों जगह 17-16 बार नीची जाति, खुद को नीची जाति। एक व्यक्ति को जो बिल्कुल परिश्रम करते हुए एक साधारण परिवार से, पिछड़े जाति से, यदि वो परिश्रम करते करते, कटाक्ष सुनते सुनते, मेहनत करते करते स्तर पर आए तो कहीं ना कहीं उसे बात क्यों नहीं चुभेगी? चलिए चुनाव के आखिरी दौर में ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं नलिन कोहली, सुदीन भदौरिया, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि मोदी ने अगर कहा खुद को नीची जाति का बताया तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी ने नीची राजनीति की बात की, या इसका निहितार्थ कुछ और है? ब्रेक के बाद साथ में मायावती ने कुछ अहम सवाल खड़े किए हैं, ब्रेक के बाद उस सवाल का भी जवाब पूछेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा मोदी के लिए इनकी नीच राजनीति का जवाब हमारे कार्यकर्ता देंगे। मोदी ने मुद्दा बनाया नीची जाति का। मोदी आज अपनी रैलियों में, एक रैली में 10-10, 12-12 बार खुद को नीची जाति का बताते रहे, नीची जाति की तरफ से एक तरह से खुद को विक्टिम बताते रहे, नीची जाति के अपमान का हवाला देते रहे और यह भी कहते रहे कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ तो क्या यह कोई गुनाह है? आप बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना गुनाह है? नीची जाति के लोगों ने पसीना बहाया, नीची जाति के लोगों ने क्या क्या काम किया, ये सारी बातें बार बार कहते वक्त उस इलाके को संबोधित कर रहे थे जहां चुनाव होना है। क्या है इसका मतलब? इस बीच बता दें, मायावती ने एक तरह से कांग्रेस का साथ दिया है। मायावती ने कहा है, अभी कुछ देर पहले मायावती ने कहा है कि मोदी अगर वाकई पिछड़े वर्ग के हैं तो अपनी जाति बताएं, नीची जाति कोई जाति नहीं होती, और साथ में यह भी बताएं कि नीची जाति के लिए, पिछड़े के लिए मोदी ने किया क्या है। यही सवाल अभी सुदीन भदौरिया ने भी पूछा था। नरेंद्र कोहली, मायावती ने चूंकि कुछ सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा जब इतना कह ही रहे हैं तो ये भी बताइए किस जाति के हैं और क्या किया है, साथ में ये भी बता दीजिए। खाली नीची जाति क्यों कर रहे हैं? नलिन कोहली। हाँ, आपका सवाल मैं पूरा सुन नहीं पाया, कुछ ऑडियो की दिक्कत है, माफी चाहता हूं। एक बार फिर बताएंगे अजीत भाई? नलिन कोहली, मायावती ने कहा है कि मोदी, हम लोग बोल रहे हैं, उसके बाद इनसे पूछिएगा। चलिए आप ही बोलिए जो मायावती ने कहा है, आप ही जरा बता दीजिए, उसके बाद नलिन कोहली के पास जाते सुदीन भदौरिया, चूंकि आपकी बॉस है, उन्होंने अभी कुछ कहा है। देखिए बहन मायावती जी जो हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये घटिया राजनीति कर रहे हैं और हम लोग भी कह रहे हैं और देश भी कह रहा है ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। उसका कारण है कि इनको रामदेव पर ये मौन है, इनको सुनाई नहीं दे रहा रामदेव, दिखाई नहीं दे रहा रामदेव क्या कह रहे हैं दलित महिलाओं के लिए। ये उस समय भी नहीं देख पाते हैं जब वहां पर आजमगढ़ के अंदर अमित शाह कहते हैं कि ये पूरा आजमगढ़ जो है क्षेत्र, यहाँ पर वो लोग पैदा होते हैं जो इस देश के अंदर आतंकवाद को लाना चाहते हैं। ये इनको तभी नहीं सुनाई देता है जब गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो हमें वोट नहीं देंगे उनको पाकिस्तान खदेड़ दिया जाएगा। अभी थोड़ा मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाह रहा हूँ सुदीन भदौरिया, चूंकि उस पर हम बहुत बहस कर चुके हैं। जरा जातिवादी राजनीति समझना चाह रहे हैं, ये जाति का कार्ड कितना काम करता है, क्योंकि ये कार्ड बीएसपी भी खेलती है, समाजवादी पार्टी भी खेलती है, सबके अपने अपने समीकरण है। दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, ओबीसी, ईबीसी, सारे लोग वोट बैंक का कार्ड खेलते हैं। वही इस बार मोदी ने खेल दिया सुदीन भदौरिया, और आपके वोट बैंक के इलाके में जाकर खेला है जहां आपके 10 सांसद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये अगर खेला होता
अगर इन्होंने खेला होता संघर्ष से, इन्होंने तपस्या की होती, पर इन्होंने तपस्या की केवल बाबरी मस्जिद को ढहाने की। इन्होंने तपस्या की इस देश के अंदर उस तरह का हिंदुत्व लाने की जिसमें शोषण है, जिसमें जुल्म है, जिसमें अन्याय है। सुदीन भदौरिया, नलिन कोहली आपको जवाब दें उससे पहले आपको बता दें, सुदीन भदौरिया, नलिन कोहली जवाब दें उससे पहले बता दें कि मायावती ने 4400 करोड़ की प्रतिमाएं लगाई, पार्क बनाए, बुत परस्ती की, आदमकद मूर्तियां लगी, मूर्तियों के हाथों में पर्स भी टंगा हुआ है, और बाबा साहब अंबेडकर बुत परस्ती और किसी सियासत में किसी व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। सुदीन भदौरिया, दलित के नाम पर आपकी पार्टी और बहन मायावती ने यह भी किया, जगाने की कोशिश की, ये भी किया, लोगों की प्रतिमाएं लगाने की कोशिश की, अपनी भी लगाई, जीते जी, इनको 2500 वर्ष इतिहास से अपनी भी लगाई, जिसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर थे। किसी व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे बाबा साहब अंबेडकर, जिनको आप अपना मानते। चलिए नलिन कोहली जवाब दीजिए। नलिन कोहली, मूर्ति ये मान्यवर काशीराम जी का, ये मान्यवर काशीराम जी की विल थी, उनकी अंतिम इच्छा थी, जिसको बहन मायावती जी ने पूरा किया। इन लोगों ने कभी, चलिए आप थोड़ा बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे और क्या संविधान सभा में भाषण दिया, जरा पढ़िए कि जो व्यक्ति पूजा के लिए क्या कहते थे बाबा साहब अंबेडकर। चलिए नलिन कोहली जवाब दीजिए। मुद्दा 1 मिनट आ रहा, शोभा हो जाए आपके पास। नलिन कोहली, जो इल्जाम लगता है बाकी पार्टियों पर भी और बाकी पार्टियां भी करती है, लेकिन सवाल उठता है कि मोदी ने अगर पूरे चुनाव में खुद इस ढंग से पिछड़ा कार्ड, नीची जाति कार्ड नहीं खेला तो आज क्या जरूरत पड़ी? मैं नया सवाल नहीं, पहले जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। मैं नया सवाल नहीं, पहले जवाब देना चाहूंगा। मुझे देश के नाम ऐसे भाषण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसे सुदीन भदौरिया जी को देना पड़े। चुनावी मंच का प्रयोग कर लेते और उचित रहता। अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि सुदीन भदौरिया जी, यदि इतनी ज्यादा पृष्ठभूमि है बसपा की और इतनी मजबूत इनका काम रहा है कई वर्गों में समाज के, तो आप इतना क्यों उत्तेजित हो रहे, क्यों घबरा रहे हैं? जनता तय करेगी, आपको घबराहट थोड़ी ना होनी चाहिए कि जनता आपको छोड़ेगी। आज जो विषय जनता के करीब है, मैंने टोका नहीं साहब आपको, मैंने टोका नहीं सुधींद्र जी, नहीं तो मुझे अपना स्तर गिराना पड़ेगा। डिबेट का निवेदन है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नीची राजनीति पर स्तर इतना ऑलरेडी हो चुका है, कुछ कहना इनका है नहीं। नीची राजनीति और नीची जाति भ्रष्टाचार है नहीं, मूर्तियों खड़े होने पर तो है नहीं, किसी भी विषय पर इनको कुछ है नहीं। लेकिन क्या है, मोदी जी को रोकने के लिए इनकी राजनीति पानी की तरह बदल सकती है दिशा। आखिरी बात है कि क्यों इतिहास में जा रहे हैं। अगर मुझे याद है, मैं तो जर्नलिस्ट था, आप सब भी वरिष्ठ हैं यहाँ, तिलक तराजू तलवार इन सबको लेके कई बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। क्यों ऐसी बातें लाना चाहते हैं आप? जो पुरानी बातें हैं उन पर थोड़ी ना। आज विषय देश के सामने जो है वो है कि मोदी जी को इतना व्यक्ति रूप से क्यों अटैक किया जा रहा है। उनको इसीलिए बताना पड़ रहा है लोगों को कि क्यों किया जा रहा है, और शब्द के प्रयोग कौन कर रहे हैं? वरिष्ठ लोग कर रहे हैं। सुधींद्र जी ने एक वाक्य नहीं कहा कि ऐसा जो है करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना शब्द नीच प्रयोग किया है प्रियंका वाड्रा जी ने मोदी जी के लिए, इसका 1/3 भी कोई शब्द होता तो सुधींद्र भदौरिया जी समेत पूरे जो है बसपा जो है खड़ी होती और लड़ रही होती। चलिए, ये दोहरे मापदंड जो है शोभा ओझा आप कुछ कहना चाह रही हैं? शोभा ओझा, साथ में यह भी बता दें कि अरुण जेटली से लेकर शाहनवाज सबने कहा है कि माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रियंका गांधी ने किया। शोभा ओझा, हाँ, मैं कोहली जी से एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। कोहली जी से एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। क्या जो बाबा रामदेव ने दलित महिलाओं से के लिए कहा और प्रियंका जी ने जो मोदी के लिए नहीं कहा, राजनीति के लिए कहा कि वो नीची राजनीति कर रहे हैं, क्या इन दोनों में कोई फर्क है कि वो दोनों को ही बराबर का मानते हैं? क्या रामदेव के ऐसे कहने पे मोदी को जवाब देता हूं ओझा जी। क्या आपको स्पष्ट रूप से दलित महिलाओं से माफी और महिलाओं से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी जो उनको एक उपभोग का वस्तु बताया? क्या आप लोग दलित विरोधी? चलिए, इस पर बहुत बहस हो चुकी है, जवाब लेते हैं नलिन कोहली संक्षिप्त विरोधी। चलिए इस पर शोभा ओझा जवाब ले देता हूं। शोभा ओझा इस पर चूंकि बहुत चर्चा कर चुके, नलिन कोहली बात रखिए उसके बाद। और मैं प्रार्थना करूंगा
मैं प्रार्थना करूंगा कि बहन शोभा जी भी अब एक जवाब देने का प्रयास करेंगी, लेकिन ऐसा है शायद इनको गलत फहमी है। बाबा रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है, और उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं उनका प्रवक्ता भी नहीं हूं, दूसरी जानकारी मुझे, उन्होंने शायद माफी तुरंत मांगी। तो अब उसी आचरण के अनुसार, क्योंकि वो कह रहे हैं, शायद शोभा जी बता देंगी देश को कि क्या प्रियंका वाड्रा जी माफी मांगने वाली है जैसे बाबा रामदेव जी ने माफी मांगी थी अगले दिन। तो जरा बता दीजिए देश को, शायद ये विषय अपने आप प्रियंका गांधी जी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं है ऐसा। प्रियंका गांधी जी ने जो कहा देश के सामने है। बाबा रामदेव खास सिपाहसालार हैं मोदी जी के, और मोदी जी उनके पैर छूते हैं सार्वजनिक रूप से, जो अभी तक हम समझा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जी भला कैसे गलत कह सकती हैं? वो तो एक साधारण परिवार में पैदा नहीं हुई मोदी जी की तरह। चाय बेचना उनको नहीं पड़ा, ठोकर नहीं खाना पड़ा जिंदगी का, और चढ़ते चढ़ते इस मुकाम पर आने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ा, जहां महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था के विषय कांग्रेस के 10 साल के कुशासन के बाद उठाना पड़ा। फिर भी मोदी जी उठा रहे हैं। गंगू तेली बुलाने के बाद, मौत के सौदागर के बाद, नीच के बाद, बंदर के बाद, घांची के बाद, सारे शब्द में हिटलर, कसाई, ये सारे शब्द कांग्रेस के ही लोग सुना रहे। उस पर आप कुछ कहेंगे नहीं, बड़ी दुख की बात नहीं मिलेंगी, इसलिए इस तरह जाति का ध्रुवीकरण। मुझे लगता है इससे जवाब नहीं मिलेगा। हमें स्टूडियो लौटते हैं, शोभा हो जाए, स्टूडियो लौटते हैं। नलिन कोहली आपके पास आएंगे वापस, लेकिन उर्मिलेश आपकी टिप्पणी आपने पूरी बात सुनी। सवाल वही उठता है फिर, ये अहम है क्योंकि मुजफ्फरपुर में पहली बार 3 मार्च को कहा था नरेंद्र मोदी ने, तब उन्होंने कहा कि एक पिछड़े को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, ये बनियों की पार्टी थी, खुद ही उन्होंने कहा, और पहली बार देश के सामने इस तरह से अपने को प्रिटेंड किया या अपनी बात रखी। आज फिर नीची राजनीति की बात। क्या इससे कोई फायदा भी होगा, या ये कोई कार्ड है जिसको जानबूझकर, जैसा आपने कहा, कैलकुलेटेड ढंग से खेला, लेकिन क्या जनता तक ये मैसेज भेजकर कोई बीजेपी गेन करेगी? देखिए, मैं जो पॉलिटिकल हमारे स्पोक्स पर्सन हैं वो तो काफ़ी उत्तेजना में एक दूसरे पर रहते हैं, लेकिन मैं इन लोगों से डिफर करता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत योजनाबद्ध ढंग से इसको किया है। सोशल इंजीनियरिंग उनके प्रोजेक्ट में पहले भी रहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जब पूरा मामला चल रहा था, उस वक्त भी वाजपेयी जी की अगुवाई में जो सत्ता में आए थे, उसमें सोशल इंजीनियरिंग उनकी जो थी कामयाब थी एक लेवल पर। उन्होंने बिहार से लेकर और मिर्ज़ापुर गाजियाबाद के बीच में पूरे उत्तर हिंदी बेल्ट में उन्होंने कोशिश की थी। इस बार वो ऐसे दौर में एक खास किस्म की सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जो उनकी कारपोरेट और कम्युनल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं उसके साथ और एडिशनल हो जाए। वो क्या है? वो है कि जब मुलायम सिंह यादव का पिछड़ी जाति में आकर्षण पहले के मुकाबले कम हो रहा है, जब आदरणीय मायावती जी का भी दलितों की अन्य जो जातियां हैं, बहुत सारा बृहत्तर एक जो गठबंधन है, उसमें भी उनकी पैठ धीरे धीरे कम हो रही है। आप हाल के चुनाव से देख सकते हैं। ऐसे दौर में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जानबूझकर ये खेल खेला है, और इस खेल के पीछे बिल्कुल साफ मंशा है कि उन जातियों को मोबिलाइज किया जाए जो इन लोगों से नाराज हैं। देखिए, यूपीए 2 ने इन जातियों के लिए कुछ खास नहीं किया है। पहली बात मैं संक्षेप में थोड़ा सा कह दूं, क्योंकि आपने जिस कारपोरेट को बढ़ावा दिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से, जिस अपर कास्ट को आपने सीट बहुत सारे पदों पर बैठाया, वो आपको छोड़कर सीधे सीधे बीजेपी के साथ जा चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए हताशा का युग है। अब रही बात, आपको याद होगा यूपीए 1 के सीएमपी में एक बहुत महत्वपूर्ण पैरा था, उसमें कहा गया था कि अगर यूपीए 2 सत्ता में आएगा तो वो प्राइवेट सेक्टर में दलित उत्पीड़ितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात, एफर्मेटिव एक्शन की बात इंट्रोड्यूस करेगा। उसको 10 साल के यूपीए राज में भुला दिया गया था। ये इन जातियों को अगर यूपीए चाहता तो मोबिलाइज कर सकता था। आज के दौर में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पे नरेंद्र मोदी, जिनका कोई रिकॉर्ड सोशल जस्टिस के आंदोलनों से नहीं है जुड़ा, जिस पार्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं है एफर्मेटिव एक्शन के पक्ष में जाने का, आरक्षण के पक्ष में जाने का, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, बीएसपी, सपा, इन तीनों के सोशल जस्टिस के एजेंडे पर जो नाकामयाबियां हैं, जो विफलताएं हैं, उनको यूटिलाइज करने पर आमादा है। सिर्फ कुर्सी का खेल है, सिर्फ सीटें बढ़ाने का खेल है। इसका मकसद सिर्फ उन दलितों, उत्पीड़ितों के, उन पिछड़ों के आंख में धूल झोंकना है और अपने भगवा ध्वज को लहराना है। चलिए, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। उर्मिलेश ने कुछ टिप्पणी की, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ। वक्त कम होगा, लेकिन सवाल यही कि नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं लगातार।
60 महीने की बात कर रहे हैं, हमें 60 महीने दो। लेकिन आज आखिरी दौर में क्यों उन्होंने 2 रैलियों में 30 बार जाति जाति नीची जाति नीची जाति क्यों किया? मोदी को भी यह करने की नौबत क्यों आई? मोदी ने आज जिस ढंग से खुद को नीची जाति का होकर जनता के बीच वोट मांगने की कोशिश की, क्या है इसका मतलब? और क्यों विकास के एजेंडे की बात करने वाले मोदी आज नीची जाति पर आ गए और क्या इसका फायदा भी होगा? इसी सवाल के साथ उर्मिलेश हमारे साथ हैं, शोभा ओझा और नलिन कोहली। नलिन कोहली, चूंकि आप बनारस में हैं, बनारस में चुनाव भी होना है, मोदी खुद वहां से उम्मीदवार हैं, जरा संक्षिप्त जवाब चाहूंगा, उसके बाद शोभा ओझा के पास जाऊंगा कि मोदी ने अगर कहा खुद को कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ, नीची जाति का हूं, नीची जाति का होकर भी मेरा श्रेष्ठ भारत का सपना है, तो आपको लगता है कि नीची जाति के जो लोग हैं उन 33 सीटों पर वो अपना लेंगे मोदी को? इसमें 3-4 विषय हैं अजीत भाई, और उसको उस परिप्रेक्ष्य से देखिए। वो मोदी जी लगातार देश की बात करे जा रहे हैं, विकास की बात करे जा रहे हैं, उन पर कटाक्ष जितने आते हैं या वाक्य आते हैं वो बड़े पर्सनलाइज्ड होते हैं। और मैं लगातार कह रहा हूं जिस प्रकार के नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं देते, वक्त कम है। नलिन, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या नीची जाति के लोग मोदी के बार बार ये कहने से नीची जाति के लोग मोदी को अपना नुमाइंदा मान लेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग नुमाइंदा मान लेंगे? ये सवाल मैंने पूछा है, इसी का जवाब दीजिए। और मैं इसका जवाब ही दे रहा था कि नीच शब्द का जो प्रयोग नहीं किया जाता व्यक्ति के खिलाफ या विचार के खिलाफ, उसका प्रयोग हुआ है। अब ये देश की जनता के सामने है, देश की जनता तो जुड़ी रही है, उन्होंने अपनी बात कही है, 16 तारीख को पता पड़ जाएगा। आप इसको बिल्कुल हर चीज को एनालाइज करने में लगे हैं कि लोग कैसे वोट देते हैं। आज भारतीय जो है वोट दे रहे हैं बदलाव के लिए, और वो भारतीय दे रहे आशा की बात। चलिए, ये ठीक बात है। कांग्रेस पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी इत्यादि नहीं समझ रहे। वक्त कम है। शोभा ओझा क्लोजिंग रिमार्क करके शोभा ओझा, ठीक है, जैसा उर्मिलेश ने शुरू में कहा, प्रियंका गांधी ने नीच राजनीति कहकर मोदी के हाथ में एक हथियार दे दिया कि खुद को नीची जाति का भी कार्ड उन्होंने आज खेल लिया, और हो सकता है इसका फायदा हो जाए। शोभा ओझा, देखिए, इस देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। उन्होंने देखा प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा और मोदी ने उसको किस तरह से जाति ध्रुवीकरण के लिए, वोट कबाड़ने के लिए इस्तेमाल किया। जो मोदी केवल डेवलपमेंट की बात करके चुनाव लड़ने वाले थे, वो गुजरात मॉडल उनका फ्लॉप हुआ। उन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी सांप्रदायिकता के माध्यम से, वो भी फ्लॉप होगा। और जो जाति ध्रुवीकरण करने की आज कोशिश करी, वो भी फ्लॉप होगा। चलिए शोभा ओझा, शुक्रिया। देखते हैं कौन फ्लॉप होता है, कौन हिट, क्योंकि सिर्फ 10 दिन बाकी है। शोभा ओझा, 16 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलता है कांग्रेस फ्लॉप होती है या मोदी हिट होते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि सबक लेना चाहिए कांग्रेस नेताओं को, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को। कुछ भी बोलें तो शब्दों को तोल मोल कर बोलें, क्योंकि उनके मुंह से निकला, उनके जुबान से निकला हर शब्द मोदी के लिए हथियार बनता है, और यही हथियार इस बार मोदी ने बनाया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखिए रात 8 बजे हमारा खास कार्यक्रम महाभारत। There's a kind of hush all over the world. The new grilled chicken royale from McDonald's. So filling, it's fulfilling. अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हरवा करेला मस्त है यार, हरवा भिंडी और प्योर का जादू है ये सारा। हरवा भिंडी और करेला मसाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। जेल से आपकी त्वचा करती है प्यार। 100% जेल युक्त फियामा डेविल्स जेल बार, जो त्वचा को कंडीशन करे, बनाए उसे लचीला, फर्म और जवा जवा। फियामा त्वचा को सोख नहीं